तो डेस्पोटिक पावर और राजाओं की शक्ति के खिलाफ जो लिटरेचर शब्द था वो अंडरग्राउंड सर्कुलेट होता था, और उससे जो दबे कुचले लोग राजाओं के खिलाफ विद्रोह करते थे उनको उससे शक्ति मिलती थी। हाउ डू वी लुक एट दिस आर्गूमेंट, दीज आर्गूमेंट्स? देयर कैन बी नो डाउट दैट प्रिंट हेल्प्स द स्प्रेड ऑफ आइडियाज़। तो ये विचार हम कैसे देखते हैं कि जो प्रिंट था वो आइडियाज़ को दूर दूर तक छापे खाने से किताबें छाप कर, पैम्फलेट छाप कर तो दूर दूर तक पहुंचाया जाता था। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट पीपल डिड नॉट रीड जस्ट वन काइंड ऑफ लिटरेचर। तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि लोग जो हैं एक ही तरह का साहित्य जो है नहीं पढ़ते। इफ़ दे रीड द आइडियाज़ ऑफ वोल्टेयर एंड रूसो, दे वर आल्सो एक्सपोज टू मोनार्कियल एंड चर्च प्रोपेगेंडा। तो जब जो लोग जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो वोल्टेयर और रूसो के विचार पढ़ते होंगे, उनके पास मोनार्कियल और चर्च का प्रोपेगेंडा पैम्फलेट के रूप में वो भी आता होगा। वो धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ते होंगे। दे वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली बाई एवरीथिंग, तो दे रीड और सा। तो जो लोग वो पढ़ते थे, जो लोग वो देखते थे, उनसे वो सीधे प्रभावित नहीं होते थे। दे एक्सेप्टेड सम आइडियाज़ एंड रिजेक्टेड अदर्स। वो कुछ विचारों का समर्थन करते थे और उनको अपनाते थे, और कुछ विचारों को वो रिजेक्ट करते थे। दे इंटरप्रेटेड थिंग्स देयर ओन वे। वो अपने तरीके से चीज़ों को देखते थे। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड्स। तो छापे खाने से पढ़े लिखे जो विचार होते हैं उनसे सीधा दिमाग नहीं बनता, तो वो अपना खुद का जो विचार होता था वो साथ में मिला के सोचते थे। बट इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। तो अलग तरीके से देखने की जो सोच होती है वो लोगों की बदल जाती थी। इमेजिन दैट यू आर ए कार्टूनिस्ट इन फ्रांस। तो अगर आप ये मान लो कि रेवोल्यूशन से पहले के समय में फ्रांस में आप रहते हो और आप एक कार्टूनिस्ट हो, डिज़ाइन ए कार्टून एज इट वुड हैव अपील्ड इन द पैम्फलेट। तो वो कार्टून बनाना है आपने जो कि एक पैम्फलेट के रूप में लोगों को समझाए और बताए। जैसे ये एक कार्टून जहाँ पर चार हैं, अलग अलग हैं, तो इसमें द नोबिलिटी एंड द कॉमन पीपल बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ए कार्टून ऑफ द लेट 18th सेंचुरी में ये कार्टून छपा हुआ है। उसमें नोबिलिटी को और आम लोगों के बारे में फ्रांस के रेवोल्यूशन के दौरान उससे पहले बनाया गया है। द कार्टून शोज़ हाउ द ऑर्डिनरी पीपल, peasants, artisans and workers had a hard time, while the nobility enjoyed the life and oppressed them। तो इसमें ये बताया गया है कि आम लोग जो हैं वो जैसे किसान हैं, जो हाथ से काम करने वाले हैं, जो नीचे मजदूर हैं, वो सब उनका जो समय था वो बहुत कठिन था। और उसी समय नोबिलिटी जो जागीरदार थे, जहाँ दूसरे जो लोग थे बड़े चर्च वाले थे, वो उनको दबा के रखते थे। सर्कुलेशन ऑफ कार्टून्स लाइक दिस वन हैड एन इम्पैक्ट इन द थिंकिंग ऑफ द पीपल बिफोर द रेवोल्यूशन। तो इस प्रकार के कार्टूनों के वितरण से लोगों में एक उनके सोचने पर एक बहुत ज़्यादा क्रांति से पहले मतलब वो प्रभाव पड़ा। जैसे ये दोनों जो हैं ऊपर वाले ये व्यक्ति जो हैं वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, ये चर्च वाला है, और ये दूसरे लोग हैं वहाँ पर ये एंजॉय कर रहे हैं। और ये भी राजा लोग हैं, जहाँ दूसरे लोग हैं ये वाले डांस कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और ये वाले ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये टेबलाक्स मेमोरीज, ये है टॉन लाइफ अला रेवोल्यूशन से पहले है। यहाँ पर महल हैं पीछे बैकग्राउंड में, यहाँ पर महल हैं, यहाँ पर समुद्री जहाज़ हैं। तो और दूसरा जो किला है पहाड़ी पर है ऐसा।
तो वो सब जीत के आए हैं या कुछ ऐसे जश्न मना रहे हैं। और ये है फ्रांस की दूसरी जो बातें हैं यहाँ पर ऐसे लिखी हुई हैं। तो ये जो लोग हैं ये हाथ से काम कर रहे हैं और ये उनके जो छोटे झोंपड़ी वाले ऐसे उनके घर हैं और बड़ी बुरी हालत है उनकी। ये वाला उनका सिस्टम है। और ये वाले जो लोग हैं यहाँ पर भी ये वेल्थ और दूसरी चीज़ें ले करके वो ऐसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी उनकी थोड़ी चेंज हुई है और फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले के हैं ये। Why do some historians think that print culture created the basis of the French Revolution? तो इस प्रकार जो वहाँ के सोचने वाले लोग हैं वो ये सोचते थे कि जो प्रिंट वाले हैं उन्होंने ही ये रेवोल्यूशन लाए हैं। वो आगे है 19वीं सेंचुरी, क्योंकि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद 10 साल तक ये चलता रहा। फिर 19वीं सेंचुरी शुरू हो गई, 1801, 1802, 1803। द 19वीं सेंचुरी सा वास्ट लीप्स इन मास लिटरेसी। लीप्स का मतलब होता है कदम होते हैं, बढ़ते हुए कदम जो हैं वो लिटरेसी के, यानी कि पढ़े लिखे लोगों ने काफ़ी उसमें तरक्की की यूरोप में। ब्रिंगिंग इन लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स, उससे नए नए पाठक जो लोग थे वो पैदा हो गए, बच्चे भी और स्त्रियां भी और वर्कर्स भी सारे पढ़े लिखे लोग बन गए। इसमें हैं चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स। As primary education became compulsory from the late 19th century, तो 19th सेंचुरी के अंत में सिर्फ जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो कंपलसरी हुई। चिल्ड्रन बिकेम एन इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स, बच्चे ज़्यादा बुक्स पढ़ते थे। प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स बिकेम क्रिटिकल फॉर द पब्लिशिंग इंडस्ट्री, तो पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो थी वो स्कूल की टेक्स्ट बुक छापना उनके लिए टेढ़ी खीर हो गया। ए चिल्ड्रंस प्रेस डिवोटेड टू लिटरेट फॉर चिल्ड्रन अलोन वाज सेट अप इन फ्रांस इन 1857। तो 1857 में सिर्फ जो बच्चों की एक प्रेस थी जो सिर्फ बच्चों के लिए लिखती थी वो वहाँ पर स्थापित की गई। दिस प्रेस पब्लिश न्यू वर्क्स एज वेल एज ओल्ड फेरी टेल्स, उन्होंने नए लिटरेचर भी छापा और पुरानी जो परी कहानियाँ थी वो भी छापी। एंड फॉक टेल्स भी छापी, जो लोगों में लोकगीत वगैरह या लोगों की कहानियाँ जो आम जनता में चलती थी। द ग्रिम ब्रदर्स इन जर्मनी स्पेंट ईयर्स कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फॉक टेल्स गैदर्ड फ्रॉम पेजेंट। तो एक ग्रिम ब्रदर्स पब्लिशर था जर्मनी में, उन्होंने बहुत सारे साल ट्रेडिशनल फॉक टेल्स इकट्ठा करने के लिए जो उन्होंने किसानों से इकट्ठा की वो उन्होंने काफ़ी मेहनत की। बट दे कलेक्टेड वाज एडिटेड बिफोर दी स्टोरीज वर पब्लिश्ड इन ए कलेक्शन इन 1812। तो उनको पहले एडिट किया गया, उनमें सुधार किया गया, उसके बाद उन कहानियों को 1812 में छापा। एनीथिंग दैट वाज कंसिडर्ड अनसूटेबल फॉर चिल्ड्रन, ऐसी कोई भी चीज़ जो बच्चों के लिए मुनासिब ना होगी फॉर चिल्ड्रन और वुड अपीयर वल्गर टू द एलाइट्स, जो कि बड़े पढ़े लिखे लोगों को अश्लील लगती थी, वो नहीं छापी गई। वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिश्ड वर्जन, तो इसमें वो चीज़ें पब्लिश नहीं की गई, छापी नहीं गई। रूरल फॉक टेल्स दिस रिक्वायर्ड ए न्यू फॉर्म, तो जो आम लोगों की जो कहानियाँ होती थी उनको थोड़ा सा चेंज किया गया, न्यू फॉर्म में किया गया। इन दिस वे प्रिंट रिकॉर्डेड ओल्ड टेल्स बट आल्सो चेंज दैम, उन्होंने कहानियाँ वो पहली वाली कहानियाँ रिकॉर्ड की और पहली वाली कहानियों को लिखा, लेकिन उनको थोड़ा सा बदल के लिखा। वुमेन बिकेम इम्पॉर्टेंट एज रीडर्स एज वेल एज राइटर्स, तो इस औरतें जो थी वो पढ़ने वाली भी थी और लिखने वाली भी थी। पेनी मैगजीन्स, एक पैसे की जो मैगजीन्स होती थी, छोटी छोटी बुक्स वर स्पेशली मींट फॉर वुमेन, वो भी औरतों के लिए होती थी। एज वर मैनुअल टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग, तो उनमें
कैसे बिहेवियर जो बच्चों का रखना है, पढ़ाने का कैसे रखना है और घर कैसे चलाना है, हाउस कीपिंग का भी उसमें बताया गया। मैन नॉवेल्स बिगैन टू रिटर्न इन द 19th सेंचुरी, जब 19वीं शताब्दी में नावल लिखे गए, वुमेन वर सीन एज इम्पोर्टेंट रीडर्स, तब औरतों ने उनको सबसे ज़्यादा पढ़ा। सम ऑफ द बेस्ट नोन नॉवलिस्ट वर वुमेन, तो जो सबसे ज़्यादा मशहूर जो थी वो थी नॉवलिस्ट जेम ऑस्टिन, द ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जॉर्ज इलियट। देयर राइटिंग्स बिकेम इम्पॉर्टेंट इन डिफाइनिंग ए न्यू टाइप ऑफ वुमेन, तो उनमें उनकी राइटिंग्स ने एक अलग तरह की औरतों की लाइफ को डिफ़ाइन किया। ए पर्सन विद विल स्ट्रेंथ एंड पर्सनैलिटी, औरतों में भी जो इच्छा शक्ति उनकी ज़्यादा थी और पर्सनैलिटी भी थी और उनकी स्ट्रेंथ थी, डिटर्मिनेशन एंड द पावर टू थिंक, और उनमें सोचने विचारने का पूरा मादा था। लेकिन पहले स्त्रियों को थोड़ा नगण्य मानते थे। lending libraries had been in existence from the 17th century, तो उधार बुक्स लेनी वहाँ से लाइब्रेरियों में किताबें जो मिलनी थी तो 17th सेंचुरी में शुरू हो गई थी। ऑनवर्ड्स इन द 19th सेंचुरी lending libraries in England became instruments for educating white collar workers, तो ऊंचे पद के जो लोग काम करते थे, बड़े बड़े अफसर जो थे, उनको पढ़ाने के लिए भी इंग्लैंड में लैंडिंग लाइब्रेरी ने बहुत योगदान दिया। आर्टिजन्स एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल के लिए भी, समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोट फॉर देमसेल्व्स, कभी कभी जो अपने पढ़ने के लिए लोग जो खुद के लिए लिखते थे। आफ्टर द वर्किंग डे वाज ग्रेजुअली शॉर्टनड फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, तो वर्कर्स हैड सम टाइम फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, तो जो उनका काम के घंटे उनके थोड़े कम हो गए, तो जो पढ़े लिखे लोग या काम करने वाले लोग थे उनको लिखने पढ़ने के लिए, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए ज़्यादा समय मिलने लगा। जैसे डायरी लिखते हैं तो वो डायरी लिखने लगे या दूसरी चीज़ें लिखी। दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स, उन्होंने राजनीतिक व्याख्यान भी लिखे। एंड ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर्स, उन्होंने स्वय जीवनियाँ भी लिखी। तो इसमें अलग अलग जो है ऑन टू पीस फॉर दी पेनी मैगजीन्स, ये छोटी छोटी किताबें होती थी पेनी मैगजीन्स, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग उसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर frontispiece of penny magazines. Penny magazines was published between 1832 and 1835.